नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजों की घोषणा 10 तारीख को होगी। 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 17 अक्टूबर को नामांकन की दोबारा जांच होगी और 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख रहेगी। मरवाही उपचुनाव के लिए रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। तारीखों के ऐलान के पहले से ही तीनों राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर जो आजमाइश करने में जुटे हुए हैं। जोगी परिवार का गढ़ माने जाने वाले मरवाही विधानसभा उपचुनाव में अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा राजनीतिक दल अपने स्तर पर मजबूती वहां पर दिखा पाता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किए हुए कार्यों को गिनाकर वहां पर जनता से वोट मांगने की स्ट्रेटजी तैयार की है, तो बीजेपी अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रखी है और जोगी कांग्रेस अपनी स्थिति में और मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। मरवाही उपचुनाव के ऐलान के साथ ही नेता जीत के गुणागणित में जुट चुके हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस, प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी सहित जोगी कांग्रेस इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जहां कांग्रेस 20 महीने में किए गए विकास के दम पर, बीजेपी सरकार की नाकामियों के सहारे, तो जोगी कांग्रेस अजीत जोगी के नाम पर चुनावी जीत का दम भर रही है। आइए एक नजर डालते हैं मरवाही विधानसभा सीट पर कि आखिर इस सीट का जो अभी तक का ये पूरा इतिहास रहा वो क्या रहा है। 1972, 77 और 80 में भंवर सिंह पोर्ते यहां से जीते। 85 में पार्टी ने पोर्ते का टिकट काट दिया और कांग्रेस के दीनदयाल विधायक बने। 90 में भंवर सिंह बीजेपी के टिकट पर जीते। 93 में कांग्रेस के पहलवान सिंह विधायक बने। 1 नवंबर 2000 को रामदयाल उइके का इस्तीफा यहां पर हो गया और उसके बाद से फिर अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहां पर जोगी कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 1 नवंबर 2000 को रामदयाल उइके का यहां पर इस्तीफा हुआ और उस इस्तीफे के बाद उपचुनाव में अजीत जोगी रिकॉर्ड तोड़ यहां पर जीत दर्ज कर पाए थे। उससे पहले अगर देखा जाए तो जरूर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिले। हालांकि बीजेपी यहां पर 2 बार की चुनाव जीत पाई, लेकिन 2000 से अभी तक लगभग 2 दशक हो चुके हैं जोगी कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। अब अजीत जोगी के निधन के बाद उपचुनाव जो हो रहा है, उस उपचुनाव में क्या जोगी के गढ़ में कोई राजनीतिक दल सेंधमारी कर पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी संगठन अपने स्तर पर संगठन का सतत प्रक्रिया है। संगठन अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। हम जब भी चुनाव होगा हम संगठन स्तर पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद है जो 70वां सीट मरवाही का कांग्रेस की झोली में आएगा। 3 तारीख घोषित हुई है चुनाव के लिए। पिछले महीने भर से और उससे ज्यादा से भी कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, कई मंत्री जाके, कई साथी कार्यकर्ता सब जाके वहां पर दौरा करते रहे हैं। जोन बना लिए गए हैं। 4 जोन में विधानसभा को मेरी जानकारी में विभक्त किया गया है और हर पोलिंग बूथ में 30-30 कार्यकर्ताओं को कम से कम चिन्हांकित किया जा रहा है, जो पोलिंग बूथ में जिम्मेदारियां संभालेंगे और अच्छा चुनाव होगा। और अभी माहौल लग रहा है कि शासन के पक्ष में जाएगा। सामान्य रूप से बाई इलेक्शन वोट भी जाता है, लेकिन सिंपैथी वोट हम लोगों ने दंतेवाड़ा में देखा नहीं गया। बीजेपी के विधायक सिटिंग विधायक थे और ये बात थी वहां की सिंपैथी वोट हो सकता है, उनकी घरवाली लड़ी थी तो वो नहीं गया था। तो यहाँ आज मतदाता है काफी जागरूक हो गए हैं, तो केवल सिंपैथी वोट काम नहीं करता। देखिए, पूरा तंत्र सब झोंक दिया है। पिछले 1 महीने से झोंका इन्होंने। वहाँ पे 2-2, 3-3 मंत्रियों को बैठा दिया है।
ये ऐन कैन प्रकारण कैसे हो सकता है। जो जो बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाते थे एक समय के अंदर में, लेकिन आज स्वयं अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखे कि हमने तो ईमानदारी निभाई थी, लेकिन आज जिस प्रकार से वहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो, लोगों को भय मुक्त चुनाव हो, लोगों भय से मुक्त होकर लोग वोट डालें, इसकी व्यवस्था करें। तो चलिए चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, तीनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन इन सबके इतर स्ट्रेटेजी किस तरह की, कौन सा राजनीतिक दल अपनाता हुआ नजर आ रहा है, और चुनौतियां तीनों के लिए बहुत ज्यादा हैं? निश्चित तौर पर देखिए, चुनौतियां ज़्यादा है, इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि राज्य गठन के बाद अब तक मरवाही में हुए 5 चुनावों में 5 में जोगी परिवार ने जीत हासिल की है। 2013 में अमित जोगी चुनाव लड़े, 46,000 मतों से जीते। अजीत जोगी पिछले चुनाव में फिर से जीते, और उससे पहले भी चाहे 2000 में बाई इलेक्शन हुआ हो, रामदयाल उइके के सीट खाली करने के बाद 2003 की बात कर ली जाए या 8 का जिक्र कर लिया जाए, हर चुनाव में जोगी परिवार की ही जीत हुई है। और यही वजह है कि यह माना जाता है कि अजीत जोगी परिवार और वही एक दूसरे की चुनावी पूरक माने जाते हैं। यह बात अलग है कि कांग्रेस से अलग होकर अजीत जोगी 2016 में अपनी पार्टी के गठन के बाद 18 में अपने दम पे चुनाव जीत के वहां से आए और भारी भरकम मतों से वो चुनाव वहां पे जीते थे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो महज 20,000 वोटों पे ही सिमट के अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। बीते कुछ दिनों में मरवाही को जिस तरह से लगातार सौगातें मिली है, चाहे वो जिला गठन की बात कर ली जाए या 313 करोड़ रुपए के भूमि पूजन लोकार्पण का ऐलान कर दिया गया जाए, इन तमाम चीजों को अगर राजनीति से देखा जाए तो सत्ताधारी दल और जिस तरह से मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि शासन पक्ष में ही परिणाम आएगा, तो इसकी बानगी देखने को मिल रही है। रही बात जोगी कांग्रेस, तो जोगी कांग्रेस न केवल सिंपैथी वोट के दम पे, बल्कि बीते सालों में जोगी कांग्रेस के जोगी परिवार के इतिहास को आगे रखते हुए वोट अपील करेगी। और अमित जोगी सहित जोगी कांग्रेस के तमाम नेताओं का दावा है कि चूंकि मरवाही उनका गढ़ है, मरवाही में बाई इलेक्शन भी वो आराम से जीत जाएंगे। वहीं इन दोनों पार्टियों के बीच में जो प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी है छत्तीसगढ़ में, वो कह रही है कि तमाम पिछली गलतियों को छोड़ के वो चुनावी जीत हासिल करेगी, चुनाव में दोनों ही दलों को शिकस्त देगी। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव का ऐलान हो गया, रणनीतियां बनाई जा रही है, बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर कैसे वहां पे जीत हासिल की जाएगी, इस गुणागणित में लग गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धरातल पे जो चुनावी रणनीति है, इसको लेके तीनों दलों में उलझन है। लेकिन अवधेश, इसके इतर एक यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अजीत जोगी की वो सीट जो अभेद किला कहीं ना कहीं एक तरह से उनके लिए बन चुका था, उसमें सेंधमारी अब सबसे बड़ी चुनौती चाहे बीजेपी को या कांग्रेस को, दोनों के लिए है। कांग्रेस के लिहाज से यह चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इतने समय के जो कार्यकाल रहा और उसमें सौगातें देने के बाद भी क्या अब ये उपचुनाव उसे तीसरे से पहली सीट पर ले जा पाएगा? यानी कि अगर विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो तीसरे पायदान पर कांग्रेस पहुंच गई थी, बीजेपी दूसरे पर और जोगी प्रथम स्थिति में थे, तभी वहां से विधायक चुने गए। तो क्या उस जो अंतर है उसको कांग्रेस फुलफिल कर पाएगी? दूसरी चीज, बीजेपी के लिहाज से चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, और उस गढ़ में जो अजीत जोगी का रहा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कांग्रेस को 3 नंबर से 1 नंबर पे जाने के लिए अचूक रणनीति के साथ धरातल पे उतरना होगा। और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मरवाही विधानसभा के अगर ग्राफ को देखा जाए, उसके नक्शे को देखा जाए, तो मरवाही क्षेत्र और पेंड्रा क्षेत्र 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। और ऐसे में मरवाही क्षेत्र से मतदाता जिसे वोट करते हैं वो चुनाव जीत जाता है। वो क्षेत्र जो है वो जोगी का गढ़ माना जाता है। जो पेंड्रा के जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर वोटों का पोलराइजेशन होता है, वोट का ध्रुवीकरण होता है, वोट वहां पे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस ने पिछली बार पेंड्रा के रहने वाले अपने को एक व्यक्ति को, एक नेता को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जोगी चूंकि मरवाही से लड़े थे, वो जीत गए थे। तो ऐसे में सबसे बड़ी धरातल पे चुनौती है कि प्रत्याशी कौन होगा। तो चुनावी गुणागणित तब जाके सटीक बैठेगा जब प्रत्याशी बेहतर चयन होकर वहां पे आएगा, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी हो या जोगी कांग्रेस हो, तीनों के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद ही प्रत्याशियों पर डिपेंड करता है कि आखिर मतदाताओं का जो मत है वो किस तरफ रुख करता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर में पैदल मार्च किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य कांग्रेसी नेता शामिल हुए, लेकिन सीएम भूपेश बघेल इस मार्च में शामिल नहीं हुए। कांग्रेसियों ने राजीव भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करने के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसके जरिए कृषि बिल को राष्ट्रपति से वापस लेने की मांग की गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया गया काला कानून है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विपक्ष ने पैदल मार्च और राज्यपाल को दिए ज्ञापन को राजनीतिक हितों को साधने की कवायद बताया है। राज्य के दायित्व में आता है सीधे तौर पे जो स्टेट लिस्ट है कृषि, राज्य के अंदर कृषि का कार्य कैसा हो और उसके नियंत्रण की जो बात है वो राज्य सरकारों को दी हुई है। यही एक बड़ी आपत्ति है कि इन्होंने उसको तोड़ के संघीय ढांचे की संवैधानिक व्यवस्था के आगे जाके और अपने कानून को थोप दिया है। कृषि विधेयक बिल के खिलाफ कांग्रेस फिर सड़क पर उतरी है और राजभवन तक मार्च कर रही है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये विरोध प्रदर्शन केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 3 काला कानून संसद में पास कराया है, उसी का विरोध करने आज हम लोग राजभवन कूच कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्र सरकार ये कानून वापस ले, हमारी मांग है। लेकिन राष्ट्रपति ने मान लिया इस बिल को। देखिए, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के लिए जो भी कानून बनाना पड़े बनाएगी और छत्तीसगढ़ के किसानों का ख्याल रखेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो मंत्री हैं वो तमाम लोग शामिल होने वाले थे, शामिल हो गए, बहुत से आगे हैं और आगे भी शामिल हो जाएंगे। अभी सब लोग, सत्ता और संगठन सभी एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपने ज्ञापन दिया है, लेकिन ज्ञापन के बाद क्या आगे भी ये लड़ाई लड़ रही है? हाँ, 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। 14 तारीख को प्रदेश स्तर में किसानों का सम्मेलन होगा और 20 लाख हस्ताक्षर करके हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है और राजभवन तक मार्च कर रहे हैं। मोहन मरकाम का कहना है कि आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा और उनका कहना है कि वो किसानों के लिए लगातार सड़क पर उतरते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सवाल ये कि क्या सरकार संगठन के इस प्रदर्शन से दूरी बनाती हुई नजर आई, और दूसरी चीज ये कि एक माहौल बनाने की कोशिश थी, उसमें क्या कांग्रेस सफल हो पाई? देखिए, कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस ने आज पैदल मार्च किया था। राजीव भवन से लेकर जो है राजभवन तक ये पैदल मार्च किया गया था। मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से दूरी बनाई है उससे थोड़े से सवाल जरूर उठते हैं। मंत्री हालांकि जरूर शामिल हुए थे, टीएस सिंहदेव, इसके अलावा बाकी विधायक और मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए थे। हजारों की संख्या में कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। हालांकि इससे जरूर एक जो है सवाल उठा है कि आखिर क्या आज कोरोना की छुट्टी थी कि इतने सारे लोग एक साथ जुटकर जो है राजभवन तक गए हैं। ये एक सवाल जरूर उठता है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे कि क्या लॉकडाउन इसी के कारण से हटाया गया है। तो ये एक ज़रूर जो है सवाल यहाँ पे यथावत है। लेकिन कृषि विधेयक को लेकर जरूर कांग्रेस जो है आक्रामक मूड में है। इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन की है। आज जो है राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है राष्ट्रपति के नाम पे। साथ ही आगे 2 अक्टूबर को जहां जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं प्रदेश स्तरीय किसानों के साथ एक अलग जो है प्रदर्शन की रूपरेखा बनाई गई है और 20 लाख से अधिक किसानों के हस्ताक्षर कराकर जो है भेजने की बात कह रहे हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस जो है इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। केंद्र से भी जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस के, उससे भी निर्देश हैं कि इस विधेयक के विरोध में जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वो इसका विरोध करेंगे और इसके जो है विरोध में अपना प्रस्ताव अपने राज्यों में लेकर आएंगे। तो जाहिर है इस कृषि विधेयक का विरोध कांग्रेस जमकर कर रही है। तो एक बार फिर कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है और वही आज लॉकडाउन खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सुकमा से। नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने आईईडी बरामद किया है। सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईईडी बरामद किया गया है। बीडीएस की टीम ने मौके पर इसे डिफ्यूज भी कर दिया है। सीआरपीएफ कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले की पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर सुकमा से मिल रही है, जहां पर नक्सलियों के मंसूबे को एक बार फिर जवानों ने नाकाम कर दिखाया है और सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईईडी जवानों ने बरामद किया और उसके बाद फिर इसे डिफ्यूज कर दिया। तो बीडीएस की टीम मौके पर इस आईईडी को डिफ्यूज करती हुई नजर आई। सीआरपीएफ कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि की। तो सुना आपने ये धमाका, अगर हो गया होता तो एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता था, लेकिन जवानों की मुस्तैदी की वजह से ये एक बड़ा हादसा टल गया। इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए, किस तरह से ये सफलता हासिल हुई? आपको बता दूं कि लगातार जो है माओवादियों के खिलाफ में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी तर्ज पर आज सुबह भी जो है सीआरपीएफ 150 के द्वारा एक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था। तेमेलवाड़ा के जंगलों में जैसे ही जवान वहां पहुंचे तो उन्हें जो है जंगल में कुछ संदिग्ध चीज दिखाई दी। जब वो सर्चिंग किए तो पता चला कि वहां पर जो है 5 किलो की जो आईडी है वो वहां पर नक्सलियों ने लगा रखी है। जिसके बाद जो है मौके पर बीडीएस टीम को बुलाया गया और बीडीएस टीम ने उस जो आईडी को मौके पर डिफ्यूज कर दिया गया है। बहुत ही जोरदार ब्लास्ट हुआ है। अगर जवान उसकी चपेट में आते तो काफी बड़ा जो है नुकसान हो सकता था, लेकिन जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए एक बड़ा हादसा टला। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से मिल रही है। पटवारियों को तगड़ा झटका लगा है। होम आइसोलेशन की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने पटवारियों की मांगें नहीं मानी है। एक साथ आइसोलेशन की मांग गलत है, ये सरकार का कहना है। आइसोलेशन पर गए लोगों पर गाज गिरेगी, बिना वेतन के अवकाश पर जाएंगे। सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। राजस्व और आपदा विभाग ने खत लिख दिया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है। झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बयान देने के इच्छुक लोगों को खुद सामने आना चाहिए था। राज्य सरकार चाहती थी कि न्यायिक जांच आयोग 6 नए गवाहों के बयान दर्ज करे, जिसे आयोग ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निराशाजनक बताया। बहुत ही निराशाजनक, क्योंकि मांगा क्या था राज्य सरकार ने कि जिनकी गवाही नहीं ली एनआईए ने, क्यों नहीं ली वो एनआईए ही जाने। मैं अगर उस कार्यक्रम का उपाध्यक्ष पीसीसी की तरफ से मनोनीत हुआ था और उस घटना स्थल से 5 मिनट पहले ब्लास्ट होने के निकला था, तो एनआईए ने मुझे क्यों नहीं तलब किया? उनके पास तो सारी जानकारी रही होगी, कौन उस दिन आए, कौन उस दिन गए, एक एक व्यक्ति की उनके पास जानकारी रही होगी। तो यही तो हमने मांगा था कि जिनकी गवाही नहीं हुई है उनकी गवाही का मौका दीजिए। बहुत निराशाजनक रहा। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार आज सुकमा पहुंचे, जहां उन्होंने घोर नक्सल प्रभावित भेज्जी कैंप का दौरा किया। विजय कुमार हेलीकॉप्टर से भेज्जी कैंप पहुंचे, जहां पर सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार का ये दौरा बेहद ही गोपनीय रहा और इससे पहले सोमवार को विजय कुमार रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से भी मुलाकात की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।